में भी आपके जो प्रीवियस आंसर स्क्रिप्ट्स थे उसमें यही चीज़ नोट की गई कि तर्जुमे में मार्क्स कम है। और उसमें वजह क्या है, क्योंकि आप हालांकि उर्दू का पेपर है और सारी चीज़ों में फिर भी आपके मार्क्स अच्छे हैं, इसमें मार्क्स अच्छे क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि आप लोग समझते हैं कि जो उसकी ट्रांसलेशन करते हुए आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप उसके करीब तरीन तर्जुमा करें तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। और फिर तर्जुमा करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि लगे कि आप एक पैराग्राफ उर्दू का पढ़ रहे हैं, ना कि आपको ये लगे आपकी तर्जुमे से कि वाकई आप किसी ट्रांसलेशन का तर्जुमा कर रहे हैं जहाँ पे आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस आपका पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे किसी उर्दू की राइटिंग का आपका कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ते हैं नॉर्मली, आसान अल्फाज में समझ में आने वाले अंदाज। अच्छा, आपके ये 30 मिनट्स का सवाल की इसकी ड्यूरेशन है और आपको पैसेज जो है बहुत गौर से पढ़ना है। और 1 से 2 मरतबा, हमेशा मैं कहती हूँ आप लोग 1 मरतबा पढ़ें, और 1 मरतबा पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसका आइडिया मालूम हो जाएगा कि इसका ये किस टॉपिक के बारे में। देन आप दोबारा से तर्जुमे को जब पढ़ेंगे उसमें साथ साथ मैंने आपको वर्किंग का बताया हुआ है कि आपको अपने पैराग्राफ को अंडरलाइन करने हैं। आपको जो वर्ड समझ में आ रहा है, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ अगर लिखा हुआ है ये सेकंड वाले में, रीड द होल पैसेज, तो पैसेज का मतलब क्या है, इबारत लिख दिया। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, समझ लिख दिया। मेन आइडिया का मतलब क्या है, मरकजी ख्याल लिख दिया। ठीक है, तो ये आप हर अपने लाइंस में जो इस तरह के, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मुश्किल लफ्ज हो, आसान लफ्ज भी, क्योंकि उस टाइम पे जब आपके पास लफ्ज लिखे हुए होते हैं, आपने ये वर्किंग कर ली पूरे पैराग्राफ में, आपने जगह जगह ये लिख लिए हैं अपने सारे अल्फाज लाइंस के ऊपर। देन जब आप थर्ड टाइम को पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे और सेंटेंस से सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास वो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए होंगे जिसको आप जुमले की सूरत में देंगे और फिर आसानी से लिख लेंगे। अगर आप कोई वर्किंग नहीं करेंगे पैराग्राफ में और फिर आप लिखना शुरू करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज होंगे कौन सा लफ्ज पहले लिखें, क्या लिखें, फिर कुछ लिखेंगे गलती होगी फिर काटेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि जो उसके सिर्फ एग्जैक्ट मीनिंग है पहले वो आप अपने पैसेज में लिख लें। आपके पास ऊपर वर्ड्स लिखे हुए होंगे, जब आप उसके जुमले का तर्जुमा करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अच्छा मैं इससे करीब तरीन लफ्ज लिख देता हूँ ताकि मेरा जुमला कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सादा जबान इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई आपकी वोकेबलरी को चेक नहीं कर रहा है। हाँ, आपकी वोकेबलरी मीनिंग के लिहाज से ठीक होनी चाहिए, यानी कि अगर वहाँ डिफिकल्ट लिखा हुआ है तो आप मुश्किल लिखें, आसान ना लिखें उस वर्ड को, तो फिर आपकी गलती आपकी नहीं कंसीडर होगी। और बहुत ज़्यादा जो आप ये सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो पढ़ें। ठीक है, चाहे तो आप इस चीज़ को आप नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ये चीज़ें, क्योंकि लास्ट उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक एक जो है वो टॉपिक आपको करवाऊंगी। आपको अपने किसी एक लफ्ज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो पैराग्राफ है या जुमला है उससे अंदाजा लगाना है कि आपका तर्जुमे में अब कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके आसान हमेशा ये होता है, पहला लफ्ज होता है बिल्कुल करीब तरीन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद यानी कि थोड़ा सा जिससे कहीं ना कहीं से इसका जुमले का या लफ्ज का लिंक बने। आपने अपने ट्रांसलेशन को इस तरह से करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इसके लिए इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप एक दफ़ा पैसेज पढ़ेंगे फिर उसमें साथ साथ आप वर्किंग करेंगे फिर दोबारा से जुमलों की तरफ आएंगे। तो इसमें आप लोग आपके तकरीबन तकरीबन 5 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो समझिए कि आपके 25 मिनट्स तो आपके ऐसे ही गुजर गए, तब आपके पास सिर्फ 25 मिनट्स या 20 मिनट्स आपके पास लिखने के लिए हैं। तो इसलिए आपको अपने टाइम को उसके हिसाब से करना है। और वैसे पैसे जब 15 नंबर का है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, लेकिन क्योंकि अब उसका जो उसकी लेंथ कम हो गई है तो मुश्किल भी आ सकता है। ठीक है, और स्पेलिंग को, ग्रामर को, हाँ अगर आपको लगता है कि आपको कोई लफ्ज का मतलब नहीं आ रहा, ग्रामर नहीं आ रही, उस जगह उस टाइम पे उसको छोड़ सकते हैं। जब आप रीचेक करें तो उस टाइम पे फिल कर लें, लेकिन आपने गैप देना नहीं है कि आप एग्जामिनर के लिए, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है एग्जामिनर टीचर के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट के ब्लैंक्स टीचर खुद फिल करेंगे, ऐसा नहीं है, वो आपकी वो फिलिंग जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो 15 से 20 का मैंने आपको बताया रिटर्न आपका जो टाइम है वो 20 से 25 मिनट है। यही वो चीज़ है दोबारा से जो मैं आपको दिखा रही हूँ उर्दू में कि आपको इसके साथ लिखना है। 2 मरतबा रीड करना ज़रूरी है पैसेज को, एक ही दफ़ा पढ़ के उसको हल करने की कोशिश हरगिज़ ना करें, क्योंकि वो जब तक आपने पहली दफ़ा अटैम्प्ट करके कर लिया उसके बाद आपको मतलब बाद में समझ आया कि उसमें कहा क्या गया है, तो फिर आपको ज़ाहिर नंबर आपको इतने अच्छे नहीं मिल सकते। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़ लें 1 मरतबा, दूसरी दफ़ा वर्किंग करें, देन फिर आप अपने जुमले लिखें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया ताकि आपके नंबर कम से कम कटें। ठीक है, और जो ये लास्ट में लिखा हुआ है इमला की और ग्रामर की गलतियां दुरुस्त करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको
वो जो आप ब्लैंक्स अगर छोड़ देते हैं या कोई ऐसी गलती है जो आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हैं, तो वो आपका एक काट के लिखने की वहां पे जगह नहीं होती, तो इसलिए काट के लिखने से गुरेज करें। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट, बा मुहावरा तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा करने की बजाय बात को उर्दू के मिजाज के मुताबिक लिखिए। यानी कि जैसे कि आपकी जिस तरह उर्दू में बात की जाती है, जिस तरह से बोला जाता है, कि बिल्कुल वो आर्टिफिशियल उसका लुक नहीं आए, आपको ऐसे लिखना है कि जैसे उर्दू की कोई तहरीर है। और जुमले के असल पैगाम पे तवज्जो दें, और अगर कोई लफ्ज ना आए तो सियाक़ो सबाक़ से मिलता जुलता आसान लफ्ज इस्तेमाल करें। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपने, कि आपको कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अननेसेसरी आप इसमें मेहनत ना करें। ये चीज़ें आप मज़मून नवीसी के लिए छोड़ दें, मुल्की मुश्किल अल्फाज। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है आपने चेंज करते हुए, पहली चीज़ कि ज़माना एक जैसा रखें। इसका क्या मतलब है? ज़माना एक जैसा रखें का मतलब कि जो टेंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो टेंसेस यूज़ कर रहे हैं, जो टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो इंग्लिश और उर्दू में सेम होना चाहिए। ठीक है। आपको ये नहीं है कि अगर वहाँ पे वॉज लिखा हुआ है तो आप उसका तर्जुमा करते हुए है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेंसेस आपके जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। अच्छा, रमूज़ औक़ाफ़ यहाँ पे आपका, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप खत्मा डैश को बोलते हैं, ठीक है, और अब अगर पंक्चुएशन आपकी जैसे हुई हुई है, कॉमास लगे हुए हैं, अपने पैराग्राफ में कॉमा लगाइए। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगाइए। जो उसमें यूज़ हुए हैं, अगर आपके 3 पैराग्राफ हैं, तो आप उर्दू के भी पैराग्राफ 3 ही इस्तेमाल करें। ठीक है? तो आपको जो ये चीज़ बताई कि आर्टिफ़िशियल लुक ना आए, आपको ना ऐसा ना लगे कि आप जो उसमें अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई रब्त नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो उसको आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको जब आप तर्जुमा करें तो ये चीज़ें आप अपने ज़हन में रखें कि मैंने तर्जुमे के लिए इन-इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। अच्छा, अब ये चीज़ आपके पेपर से रिलेटेड है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको रिस्पॉन्सेज़ शो किए थे, तो उसमें आपको टिक और क्रॉस लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब आप ये चीज़ देखिए कि आपकी जो एग्ज़ामिनर है, आपकी पेपर चेकिंग वो किस तरह से करता है, कौन सी ऐसी कीज़ हैं जिनके ज़रिए से या आपके पेपर की को असेस किया जाता है। ठीक है? तो अगर राइट और रॉन्ग का आपको मतलब पता है, और क्वेश्चन मार्क का भी अगर कहीं पे लगे कि आपका जवाब जो है वो क्लियर नहीं है, तो वो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और ये वाली चीज़ है जिसके बेनिफिट ऑफ डाउट, जहाँ BOD लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि आपको अ, अगर आपका आंसर उनको लगता है कि गलत से ज़्यादा सही है, तो वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है। और ये इस चीज़ के लिए इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपकी लक होगी तो आपको वो देगा, लेकिन इन चीज़ों पे जिसमें कि आपको नहीं दे सकता, उसको लगता है कि आपके सही से ज़्यादा गलत जवाब है, तो वो आपको नहीं देगा इसका बेनिफिट। ठीक है। और अगर यहाँ कोई चीज़ रिपीट की गई है तो रिपीटेशन है। तो ये कुछ कीज़ हैं, सीन, ये ज़्यादातर आप लोगों के आपके जो पूरा पेपर है उसकी हर पेज को चेक किया जाता है, और उस पे ये वाला जो है वो की डाली जाती है। सीन के उन्होंने ब्लैंक पेज को भी देख लिया जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ या कोई लफ्ज़ जो है वो आपने नहीं लिखा हुआ। इर्रेलेवेंट है तो IR जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है, माइनर एरर है तो E लिखा हुआ होगा, और कम्युनिकेशन इश्यू है तो C लिखा हुआ होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपका, और ये ज़्यादातर ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों का तो, इन दोनों चीज़ों का तो इस्तेमाल होता ही है, और सीन का भी इस्तेमाल होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेपर में कहीं किसी की स्पेसिफिक होती हैं, कोई बच्चे को दी जाती हैं और किसी को नहीं दी जाती हैं। ठीक है? तो ये आपकी की के बेस पे आपके जो हर सवाल की आपकी चेकिंग होती है। ठीक है? तो कोशिश करें कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। वो अब एग्ज़ामिनर जो है वो जब आपका रीचेक करता है तो उस टाइम पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब आप आइए अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स की तरफ, जो कि बच्चों ने अटेम्प्ट की हैं। ये आपने देखा होगा, ये 25 का पेपर है, जिसमें बच्चों को चैरिटी लव्स, अब देखिए ये आप टोटली आपकी लर्निंग है, आपकी वोकैबुलरी है। बहुत से बच्चों को इसका मतलब मालूम था। बहुत से जो है स्टूडेंट्स इस चैरिटी को कुछ और समझे। किसी ने सदका लिख दिया, किसी ने ज़कात लिख दिया, किसी ने खैरात लिख दिया। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि मिसाल के तौर पे एक दफ़ा वल्चर
जो है उसका बच्चों को मालूम होता है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आ गया था, म्यूजिक के आलात के बारे में, तो वो ढूंढ के इस तरह का कोई ऐसा टॉपिक देते हैं जिसमें आपकी जो ये वाली बेसिक वोकेबलरी है ना उसको चेक किया जाए। बहुत से लोगों को सिंगर और एक्टर का डिफरेंस नहीं पता। सिंगर को क्या कहते हैं, अगर कोई आवाज रिकॉर्ड कर रहा है बैकग्राउंड में, जैसे रेडियो पे होता है जिसमें आपको सिर्फ आवाज आ रही होती है, उसे क्या कहते हैं। कोई डबिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, सदाकार कहते हैं उसको। तो ये वो चीजें हैं, ये कुछ वोकेबलरीज हैं जो आपको आनी चाहिए। वो जब ही हो सकता है जब आपकी लर्निंग हो, आपकी लिसनिंग हो, और आपने पढ़ा हुआ हो। सिर्फ बुक्स की बेस पे और आपकी सिलेबस की जो बुक्स होती हैं उनकी बेस पे आप ये लर्निंग नहीं हासिल कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप देख लीजिए, क्रॉस जो मैं बता रही थी, ये बड़ा बड़ा क्रॉस सिर्फ उन्हीं जो की वर्ड्स हैं उन पे लगता है जहां आपके टोटली पूरा एक नंबर काटा जाता है। ओवरऑल इन्होंने अच्छा किया, लेकिन यहाँ दो जो गलतियां थी मेन, उस पे उनका एक मार्क कटा। ये 50 में से 14 इन्होंने लिए हैं। अच्छा, यहाँ उन्होंने काटा हुआ भी है। और जो है अब यहाँ देखिए, जो मैं अभी आपको बात बता रही थी, जो मैंने अभी आपको कीज दिखाई थी, ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ उन्होंने ई लिखा हुआ है। मैंने ई का मतलब आपको क्या बताया था अभी प्रीवियस स्लाइड में, माइनर एरर। तो इनको यहाँ पे जो अ, दिया है उन्होंने, जो जिसे हम कहते हैं ना, इनको अवार्ड देना, मतलब अवार्ड का देने का मतलब जो चेक करने का उसके होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे उनको ये वाला स्टेटस दिया। इस चीज को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी कीज हैं ये इस्तेमाल होती हैं, डिपेंड करता है हर बच्चे के पेपर के और सवाल के लिहाज से। ठीक है, यहाँ उन्होंने इसको क्रॉस कर दिया है, ये इनका क्योंकि गलत था। हाँ, ये वाली लाइन जो है, इन्होंने जो वॉलंटियर थी इनकी, ये इन्होंने रजाकार, रजाकाराना यहाँ लिखा। रजाकार थोड़ी स्पेलिंग का भी था, लेकिन वो पढ़ा गया। लेकिन अब ये इस जगह पे अगर लिख लिया है तो चले, क्योंकि उनके पास यहाँ ऊपर एक लाइन की स्पेस थी। ये वाली चीज जो है वो उन्होंने कंसिडर नहीं की होगी। यहाँ भी उन्होंने वॉलंटियर को बाद में जब ये रीचेक किया तो फिर उन्होंने काट के लिखा। ये दोनों लफ्ज इन्होंने, ये तीनों लफ्ज इन्होंने जब लिखे हैं जब इन्होंने रीचेक किया है। तो अगर आप ये बात हमेशा याद रखें, अगर इन्होंने ये चीज नहीं काटी होती तो एक क्रॉस जो इनका यहाँ पे भी लग जाना था इस तरह से। ठीक है, क्योंकि वो पूरा अंग्रेजी का वर्ड लिखा था, जिसकी उर्दू होती है, जिस सिवाय जो वेस्ट की जो चीजें हैं, उनके नाम हैं या जो इजादात हैं, उसके अलावा आप किसी भी लफ्ज को इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ये लिखने से आपके पूरा आपका होल नंबर, आपका एक नंबर काटा जाता है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन ही तो आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपने उसी को उर्दू में करके लिख दिया तो जाहिर है इसमें कोई आपने कमाल नहीं किया है। तो इन्होंने ये थोड़ी सी इनकी क्या कहना चाहिए, बचत इसलिए हुई कि उन्होंने इसको काट के रजाकार लिखा, और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया गया उनका वो नंबर नहीं काटा जो कि पूरा एक नंबर कटना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज अपने ध्यान में रखें। अब मैंने देखे हैं बहुत से पेपर्स ऐसे बच्चों के जो इंग्लिश ही लिख देते हैं और समझते हैं कि हमने ट्रांसलेशन कर ली। ऐसा नहीं है, आप लोगों को हर सूरत में जिसका तर्जुमा है उसके आपको तर्जुमा करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, काट के देखने, अब देखें जैसे इन्होंने यहाँ पे काट के ये देखें, यहाँ इन्होंने काट के और उसके बाद लिखा है ता। ठीक है, तो यहाँ इनको फौरन रियलाइज हुआ, इन्होंने यहाँ काटा और यहाँ पे लिख दिया है। ये तरीका भी ठीक है, मैंने आपको बताया है। अगर फौरन मालूम हो जाता है आपको कि ये चीज़ गलत है तो आप फौरन काट के लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूरा लिखने के बाद काटना, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे भी काटा हुआ है कि फर्क के मुतालिक, यहाँ पे भी काटा हुआ है, आप देखिए इधर भी इन्होंने कट किया हुआ है। वो आपको फिर अ, ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी और किसी तर्जुमे में देखें, इसके दो तीन के अलावा इनकी इस तरह से कोई गलती नहीं है। तो इनको लैंग्वेज में जो है वो मार्क्स पूरे मिले हैं। और जो कमांड होती है लैंग्वेज पे, उसमें इनको 5 में से 4 मिले हैं। ठीक है, कंटेंट में। तो ये वाला वो पेपर है जो कि इन्होंने इसमें पूरे मार्क्स हासिल किए हैं। अब आप देख सकते हैं, यकीनन अब आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे कि इंग्लिश का कोई लफ्ज आपने लिखना है तर्जुमा करते हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिए, इसी को मैंने डिटेल से बताया है कि उनको जो नंबर मिले हैं, यानी कि अगर आपको 15 में से 14 अभी तक नहीं मिले, और तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो उनको किस वजह से मिले हैं वो देखना जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी इस्तेलाहात, इस्तेलाहात कहते हैं टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है, उन्होंने टर्मिनोलॉजी को के लिए बेहतरीन उर्दू के मुतबादिल इस्तेमाल किए। ठीक है, यानी जो उन्होंने उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। और वॉलेंट्री वर्क के लिए उन्होंने रजा कराना, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने रजा कराना काम लिख दिया। कॉन्फिडेंस के लिए खुद एतमादी, ठीक है, जो कि खुद आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस को क्या कहते हैं। तो अगर बेहतरीन मुतबादिल का मतलब ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया है उसका, तो जाहिर है उनको फिर इस चीज़ पे मार्क्स मिल गए कि जो उन्होंने कीवर्ड्स का तर्जुमा किया। आपको पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं ट्रांसलेशन में? वो लफ्ज जिनकी उनको हर सूरत में उनको सही तर्जुमा चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। अच्छा,
जुमलों की साख्त फितरी और रवा है, यानी कि उसमें लगा के मजमून जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल इसी तरह हुई हुई है। अगर आप पढ़ें, मैं आपको जो है वो कोशिश करती हूँ दोबारा से, फिर उसको मैं दिखाऊंगी जब शुरू में, तो मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से, किस रवा अंदाज में जो है वो उसको लिखा है। तो इसलिए उनको 10 में से 10 मिले हैं। अच्छा, फेल फाइल मफूल की तरतीब दुरुस्त है इनकी पूरी तहरीर में, और इमला की नुमाया गलती नहीं है, यानी कि ऐसी गलती जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी कंसिडर हो, तो इसलिए उनको ग्रामर और इमला की जो है वो दुरुस्ती पर नंबर मिले हैं। और अंग्रेजी मतन का बुनियादी यानी बेसिक मकसद क्या था उसमें, जो चैरिटी वर्क के मुतालिक था, खैराती काम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको कामयाबी के साथ उर्दू में ढाला, यानी कि उसको उर्दू में उसको उन्होंने चेंज किया, जिसकी वजह से वो पूरे मार्क्स से लेने में कामयाब हुई। एक नंबर जो है वो अगर कटा है तो वो, मैंने आपको बताया कि वो इनका एक कीवर्ड जो गलत था उसकी बुनियाद पे जो है इनका वो कटा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं, अम, अगर आपको किसी एक लफ्ज़ का मतलब नहीं आ रहा तो पूरे जुमले को दोबारा पढ़ें, देखें कि जुमले का मजमूई तासीर यानी कि इम्पैक्ट जो है वो क्या है, मस्बत है या मनफी, उसके लिहाज से आपको तर्जुमा करना है। और जुमले हमेशा, अगर आपको अगर फ़र्ज़ करें उस जुमले का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो उससे पहले वाला सेंटेंस और उसके बाद वाला सेंटेंस से आपको आइडिया होगा कि इस जुमले में क्या बात कही जा रही है, जिसको हम कहते हैं ना आम ज़बान में तुक्का लगाना। तो तुक्का भी ऐसा सही लगाएं कि जो बिल्कुल फिट बैठे। और अगर जैसे मिसाल के तौर पे जुमला किसी बीमारी के बारे में है, तो आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब कमज़ोर या ख़तरा होगा, ठीक है, ख़तरे से मुतालिक होगा। ये वहाँ पे हमने लिखा हुआ था वल्नरेबल का मतलब, जो कि बच्चों को नहीं पता। जी, कुछ कोई कहना चाह रहा है कुछ? उस तुक्के की स्पेलिंग क्या है? गुप्ता- मिस हाँ जी, बोले। उस तुक्के की स्पेलिंग क्या है? तुक्के की स्पेलिंग क्या है, क्यों, वो आपको वो लिखना है? नहीं नहीं, वो जरा समझ गया कि मतलब काफिया आप का गैस काफा है कर और लें, वो आप मीनिंग पूछ लें उसका, गैस कर लें। नहीं नहीं, मैं स्पेलिंग पूछ रहा हूँ आपसे। मैं स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। वो आप ना पूछें और ना लिखने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो है वो लिखना सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है आप कोई गैस कर रहे हैं और वो आपका गैस बिल्कुल फिट निशाने पे बैठा है, ठीक है। ओ, अच्छा जी, तो आपको जो है वो जुमला का समझना है कि उससे पिछले वाला और उससे आगे वाला जुमला जो है वो किस सेंस में कहा गया है, फिर आप अपना अ, उस जुमले को सही करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कभी भी किसी लफ्ज़ को की जगह खाली ना छोड़ें। अगर आपको उसका बिल्कुल सही मतलब नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता कोई आसान लफ्ज़ लिख लें। और एग्जामिनर जो है वो ये देखता है कि आपको जुमले का मफहूम समझ आया है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ है मेटिकुलस लफ्ज़ था ये वाला, तो उसमें अगर उसमें आप एहतियात की जगह बहुत ज़्यादा एहतियात भी लिख देंगे, मतलब उसके करीब तरीन लफ्ज़ आपने लिख दिया, वैसे तो उसका मतलब एहतियात होता है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपना जो कहने का मतलब था वो आपने अचीव कर लिया, वो आपने उनको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको किसी खास कोई टर्मिनोलॉजी का एक लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए एक लफ्ज़ की बजाय 2 से 3 लफ्ज़ लिख सकते हैं अपनी बात समझाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई लफ्ज़ आपके पास, जैसे लफ्ज़ है एक दुश्वार, अगर वो लफ्ज़, ये तो दुश्वार का मतलब तो आपको पता है, तो दुश्वार को अगर आप, फिर अगर आपको एक वो वर्ड नहीं आ रहा, तो आप उसको लिख सकते हैं कि वो काम जो आपसे किया नहीं जा रहा हो, जो काम करना आपके लिए मुश्किल हो। अगर आपको एक दुश्वार का लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो अपनी बात समझाने के लिए आप एक के बजाय 2 3 लफ्ज़ लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अदाकार का मतलब नहीं आ रहा और आपको नहीं समझ आ रहा, या वो वर्ड उस वक्त जहन में नहीं आ रहा, तो आप अपनी बात समझाने के लिए लिख सकते हैं जो ड्रामों में काम करते हैं, ठीक है। और अगर फर्ज करें गुलकार का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई जो गाना गाते हैं। तो अगर आप ये वही चीज़ है जैसे मैंने आपको खुलासा बताया ना, उसी खुलासे को डिटेल कर दें। अगर हम कहें कि लकड़ी का काम करने वाला, तो आप अगर आपको बढ़ा ही नहीं आ रहा, तो आप ये लिख सकते हैं लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है। तो वही जो खुलासे वाली चीज़ है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, अगर आपको उसका तर्जुमा का असल मीनिंग जो है वो नहीं आ रहा। लेकिन ये भी ना हो कि आपने हर लफ्ज़ के साथ फिर ऐसे ही करना है, वो आप किसी एक आध लफ्ज़ में कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि आपको पूरा एग्जैक्ट उसके मीनिंग आ जाए। अब जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अगर 25 वाले जो पेपर को हम अगर देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ था खैराती वाला, तो अगर आपको फर्ज करें चैरिटी का लफ्ज़ नहीं आ रहा था और बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा था, तो उनको सदका खैरात नहीं आ रहा, बहुत से लोगों ने लिख लिया, तो आप ये लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ ये था दूसरों की माली मदद करना, क्योंकि ये चैरिटी सदका और ये जो खैरात है, खैराती काम लिख सकते हैं, फलाही काम लिख सकते हैं, असल जो है इसका मतलब फलाही काम होता है। तो ये ख़ास तौर से हमारी इस्लाम की टर्मिनोलॉजी है, सदका या खैरात, जबकि चैरिटी जो है पूरे एक ओवरऑल उसमें आ जाता है, ठीक है। तो आप ये वाली जो टेक्निक है आपको 0 नंबर से बचाती है, यानी कि जो आपको, अगर आपको
चाहते हैं कि आपको उस वर्ड पे जीरो ना मिले, तो आपको ये चीज आपको करनी है कि आपको दो तीन लफ्ज, अब आप देख लीजिए, मिसाल मैंने आपको सामने दी हुई है, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये वाले जो कुछ पॉइंटर्स हैं ये अपने पास नोट कर लें, और जब आप प्रैक्टिस करें तर्जुमे की, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना है, फिर आपने देखना है कि आपने ये वाली स्ट्रेटेजी यूज की है या नहीं, जो मैंने आपको बताई है कि दो तीन लफ्ज को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम रह गया है ऑलमोस्ट 3 मिनट, तो मैं आपको जो सवाल जो हल करने का मैंने आपको देना है उसको पहले एक नज़र देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने हमेशा आपको, अच्छा, मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई थी कि जो ट्रांसलेशन की, यस। हाँ जी, मैं ये पूछा था कि वो अगर तर्जुमा नवीसी में कोई लफ्ज जो समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना है? अभी मैंने आपको बताया ना, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप देखिए कि उस जुमले में इसका क्या मतलब हो सकता है, जुमले को पढ़ें उसके लिहाज से, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक लफ्ज नहीं आ रहा, बाकी लफ्ज तो समझ आ रहे हैं ना जो उस जुमले में है, उससे अंदाजा लगा लें आप कि उस लफ्ज का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ये वाला सवाल दूंगी, इसको आप देखिएगा, इसको हल कीजिएगा, सेकंड सेशन में इसको हम करेंगे। और काइंडली आप लोग सेकंड भी इसी तरह से अटेंड किया करें, क्योंकि वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो चीज़ें होती हैं। और तो जाहिर है, क्योंकि अब हमने आपके लिए ये वाला टाइम स्लॉट रखा है, तो कोशिश करें कि इसमें आप अपने जो लर्निंग है उसको ज़ाया ना होने दें। तो मैं आपको ये कह रही थी कि अ, वो हमेशा ट्रांसलेशन किसी ऐसी हुई XYZ जो है उसको के लिए नहीं देते, वो कोई ना कोई टॉपिक चूज करते हैं। अब यहाँ एक जर्नलिज्म का टॉपिक है, जर्नलिज्म किसे कहते हैं, अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी पहले से या नहीं, लेकिन इसको, तो वो टर्म यूज करते हैं, जैसे चैरिटी की यूज किया, कोई टॉपिक ऐसा वो चूज करते हैं, वो किसी पहले सिलेबस में होता था कि किसी शायर के बारे में दे दिया, कोई एक ऐसा कोई टॉपिक दे दिया, किसी पर्सनालिटी के बारे में दे दिया, लेकिन अब ये नोट किया है कि उन्होंने कोई ना कोई टॉपिक जो है उसको चूज किया है। जैसे कि आप ये वाला पेपर देख लीजिए, इसमें जर्नलिज्म का था, लास्ट वाले में चैरिटी का था, तो इसी तरीके से ये अपने जो टॉपिक्स इस तरह, तो आपको ये वाले वर्ड्स आने चाहिए, ये प्रोफेशंस के भी खास तौर से आप लोग याद कर लें, आई थिंक मैंने आप लोगों को दिए हुए होंगे। तो अब आपने क्या करना है, जितना टाइम है अभी आपके पास, मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देती हूँ, आपने इसको पढ़ना है, और इसमें से जो मुश्किल लफ्ज हैं, जैसे अब यहाँ पे जर्नलिज्म आ गया है, ठीक है, ये रिसर्च आ गया है, इवेंट्स आ गया है, इसे क्या कहते हैं, एक्यूरेट आ गया है, इसे क्या कहते हैं, तो ये वाले लफ्ज जो है, अब आप देखें कि इतना कम है, और हाउ एवर आ गया है, जिसके आपको मैंने जिसका कई मरता बता चुकी हूँ कि ये कनेक्टिव्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं, इन सब के आपको ये अंडरलाइन करके इनके मीनिंग्स लिखें, और कोशिश करें इतने टाइम पे इस टाइम को यूटिलाइज करें इसको ट्रांसलेशन पे करने पे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अच्छा, नंबर्स ऑफ ऑडियंस का मतलब, देखिए ऑडियंस वैसे तो डिपेंड करता है किसकी ऑडियंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम क्रिकेट मैच के लिए होगी ऑडियंस, तो वो उनको हम तमाशाई कहते हैं। अब ये ऑडियंस एक वो होती है कि जो फर्ज करें किसी कोई ग्राउंड में मौजूद है, तो हम उसको कहेंगे हाजिरीन, जो उस वक्त मौजूद थे। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, ये कौन से वाले पैराग्राफ में है, हाँ, थर्ड में। अब हम बात अगर चैनल्स की कर रहे हैं, हम टीवी की बात करें, तो उस ऑडियंस को हम कहेंगे नाजरीन, यानी कि क्योंकि हमें पता है ना कि वैसे ऑडियंस का मतलब वो होता है कि जो उस वक्त मौजूद होती है, लेकिन ये जो चैनल्स की बात हो रही है, और चैनल्स को की ऑडियंस कौन सी होती है, जो उनको देखते हैं, तो इसलिए इसका जो सही लफ्ज़ है वो है नाजरीन, देखने वाला, ठीक है। जो एक, अब चाहे वो सिनेमा में मूवी देख रहा है, वो टीवी चैनल पे देख रहा है, वो नाजिर कहलाएगा, ठीक है। नाजिर किस तरह से लिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं, नून अलिफ रे ये नाजरीन, ठीक है, इस तरह लिखते हैं नाजरीन। और अगर एक और सिर्फ उसकी बात होगी, ये क्योंकि ऑडियंसेस है, अगर एक वाहिद की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे सिर्फ नाजिर आता है, ठीक है। और नाजरीन की तादाद,
क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, तो देख नाज़रीन के भी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, उनका रेट। और रेट को भी हम रेट ही बोलेंगे। अच्छा, वैसे रेट को तनासुब बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे रेट भी लिखा जा सकता है, रेटिंग की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया ना कि टॉपिक है किसके बारे में, तो फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। असल चीज़ में यही समझना है, तो आपको पता चल जाए कि भाई ये टीवी चैनल्स की बात हो रही है, उसी के इर्द गिर्द ये पैराग्राफ घूम रहा है, तो फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। आना आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? तो मैं ये चाह रही हूँ कि एक मुझे कोई नाजरीन की तादाद, जी हाँ, नाजरीन की तादाद ही है। ये हसन अली सूरी थे आई थिंक क्लास में, कहाँ चले गए हैं? चलिए, अब आप अपने आंसर देखें, क्योंकि देखिए अब इतना टाइम अगर आपका लगेगा, और एक अनसीन टॉपिक है, तो उसमें जाहिर है आपको आपका सामीन, बेटा सामीन जो होते हैं ना, वो सुनने वाले होते हैं ना साहब, ठीक है? जो लिसनर्स होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रेडियो पे, हम बात ऑडियो की कोई बात है, तो हम उसको कहेंगे सामीन। और सामीन, और अगर आप सामीन लिख रहे हैं ना, तो सिर्फ अगर सामीन लिख रहे हैं तो सही नहीं होगा, क्योंकि एट ए टाइम टीवी पे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है ना? तो अगर आप सामीन के साथ हाजरीन लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सामीन लिखेंगे तो फिर वो आपको नंबर जो है आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ लिसनर की बात हो रही है। टीवी पे दोनों चीज़ें होती हैं, तो जब तक आप देखेंगे नहीं, आप सुन कैसे सकते हैं ना, मतलब आप, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नाजरीन भी लिखें। लोग देखेंगे, सुनने की बात तो है, लोग देखते भी है ना टीवी पे, तो जाहिर है, तो सामयिक नहीं हो सकते। हाँ, जब वो किसी को भी आप देखिए, कोई रिपोर्टिंग होती है, कोई चैनल होता है, कोई प्रोग्राम होता है टीवी पे, तो वो जरूर ये बोलते हैं नाजरीन और सामयीन। या अगर आप उस पर भी देख लीजिए, यूट्यूब पे भी जो मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्टिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें हाजरीन और सामयीन बोलते हैं, दोनों लफ्ज एक साथ होते हैं। ठीक है, नाजरीन और सामयीन। हाजरीन नहीं होता, हाजरीन तो होते हैं जो उस वक्त उस जगह पे बैठे होते हैं। ठीक है जी। अगर आप ये मुझसे सवाल पूछ के कर लें तो ज़्यादा अच्छा, ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए जो क्लास ले रहे हैं, कि भाई आपने क्या पूछा है और मैंने इसका क्या जवाब दिया। ठीक है, बजाय ये क्या चैट पे पूछने के, आप पूछ सकते हैं वैसे भी, ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए, तो और दूसरे क्लास लेने का इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। चलें, अब जो है टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना रह गया है, तो मैं अब आंसर्स पे, आंसर की पे चलती हूँ। आप लोग देख लीजिए कि क्या आपने जवाबात लिखे हैं, क्या हो सकते हैं। अब आप जो नहीं लिखे हैं वो आप उसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके जो ये कम्युनिकेशन की पॉइंट्स हैं, और आपके लिंग्विस्टिक नॉलेज के हैं, एक्यूरेसी के हैं, ये इस तरह से आपके डिवाइड होते हैं। और किस लेवल पे जाके आपको क्या मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप लेवल 5 पे चले गए हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और उस 5 मार्क्स कब मिलेंगे? जबकि आपने सारे की पॉइंट्स को क्लियर कम्युनिकेट किया, यानी कि सही लिखा है। सेम इसी तरह से आपको लिंग्विस्टिक पे कैसे मार्क्स मिलेंगे, नॉलेज पे कैसे मार्क्स मिलेंगे, कि अगर आपने क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंट यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, अगर आपने बहुत अच्छा एक्सीलेंट लिखा है, तो आप सोचिए कि आपको 10 से 9 उसमें मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पेपर शो किया था कि जिसमें उनको 10 में से 10 मिले हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। अच्छा, अब आप देखिए, आपको इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। अब सहाफत एक ऐसा मौजू है जिसमें वाकयात की तहकीक करना, ठीक है? अब यहाँ पे वाकयात की तहकीक लिखा हुआ है, इवेंट्स की नहीं लिखा हुआ। अब इवेंट्स यहाँ पे वैसे तकरीब होता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जर्नलिज्म या सहाफत तो रिपोर्टिंग वाली चीज़ होती है, जिसमें रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जाती है। तो वाकयात की तहकीक करना, दुरुस्त रिपोर्टें बनाना, और फिर मुख्तलिफ ज़राए अबलाग जैसे कि टीवी चैनल्स, अखबार के जरिए मालूमात को पहुँचाना है। अब हाउएवर लिखा हुआ है, ताहम, ताहम के बाद आपने कॉमा लगाना है। ठीक है। ताहम सहाफ़त को अक्सर लोग खबरों दिलचस्पियों की रिपोर्टिंग के तौर पे देखते हैं, जिसमें
सियासत, कारोबार और खेल शामिल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मीडिया लोगों की रोजमर्रा जिंदगियों में कलीदी किरदार अदा करता है। अगर हम यहाँ पे देखें, मीडिया प्लेज अ की रोल इन पीपल्स एवरीडे लाइव्स, ठीक है, ये किरदार अदा करता है क्योंकि ये इन्हें मकामी तौर पे और दुनिया भर में क्या हो रहा है इस बात को जानने और इससे बाखबर रखने में मदद देता है। अब आप देखें कि वो आपसे ये वाला स्टाइल कि का तर्जुमा चाह रहे हैं इस अंदाज का, ठीक है। तब आप ये देखिए कि अब आप अपनी राइटिंग्स में देखें कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसके करीब तरीन है जिससे आपको वो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस बात को जानने और इससे बाखबर रखने में मदद देता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जुमलों को 2 मरतबा यहाँ पे एंड कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने लिखा है। मैं आपको बताती हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इसको तोड़ के या रुक के नहीं लिख सकते। ये देखें, अदा करता है यहाँ तो इस्तेमाल कर लिया लफ्ज क्योंकि। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये वाली लाइन, और फिर इसके बाद दोबारा यहाँ पे इनका फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि बीच में भी आप अपनी एक लाइन को लिख सकते हैं बगैर फुल स्टॉप के, क्योंकि ये बात आपकी कंटिन्यू है, ये बात आपकी जारी है, ठीक है। ये आपकी कंटिन्यूस आपका ये जुमला जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका ये पूरी लाइन जिस तरह वहां पे शुरू हुई है इस तरह आपको भी अपनी लाइन को यहाँ पे आके खत्म करना है, ठीक है। ये चीज देख लीजिए आप, और इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, मिलने वाली मौसूल होने वाली मालूमात का तज्जिया, मैं आपको बताती हूँ तज्जिया जो है वो किसकी बात हो रही है यहाँ पे। एनालिसिस को कहते हैं तज्जिया करना, ठीक है। ओपिनियन का मतलब होता है राय, वेरियस टॉपिक का मतलब मुख्तलिफ, इश्यूज का मतलब यहाँ पे मसाइल हो सकता है, मौजू हो सकता है, ठीक है। मौसूल होने वाले मालूमात का तज्जिया करने के बाद लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं, दूसरों के ख्यालात का एहतराम करते हुए, चाहे वो उनसे इत्तफाक ना भी करते हों। अच्छा, यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा हुआ है सामीन आपने कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नाजरीन और सामीन एक साथ होता है, ठीक है, तो आपको नाजरीन भी लिखना है। हम आपको पूरी जो है वो कंप्लीट नॉलेज देते हैं, और यहाँ अगर आपको बेनिफिट देते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम अपने अ, जो कंप्लीट मायने है वो हम आपको बताते हैं। तो इसलिए अगर आपने सर ये सिर्फ यहाँ से अगर देख के सामीन लिखा होगा तो सामीन के साथ हाजरीन नाजरीन भी आएगा, ठीक है। अच्छा, की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है जिसके नतीजे में एक नए मीडिया ने जन्म लिया है। तो अगर आपने फर्ज करें जन्म लेने के अलावा आप एक नए नए मीडिया का आगाज हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं, नया मीडिया पैदा हुआ वो नहीं हो सकता, ठीक है। नया मीडिया सामने आया है ये भी हो सकता है, जिसे डिजिटल या सोशल मीडिया भी कहा जाता है। सोशल मीडिया ने लोगों को मालूमात तक रसाई और अपनी आवाज़ उठाने का मौका फराहम किया है। एक्सेस का मतलब होता है रसाई, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके, आवाज़ उठाने का मौका फराहम किया है, ठीक है। आई होप कि आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपका तर्जुमा किस स्टाइल का किस अंदाज का आ सकता है। अच्छा, ये वाली जो उन्होंने चीज़ दी है ये पूरा उन्होंने एग्जैक्ट तर्जुमा आपको दिया है। आप फर्ज करें जो वो वाली चीज़ होती है ना कि वो हमसे वो कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, वो अब उन्होंने एक तरह से अपने पास हिडन किया हुआ है। वो आपसे ये वाला तर्जुमा, इस तरह का तर्जुमा चाहते हैं, कंप्लीट तर्जुमा चाहते हैं। अब आप इसमें से आपकी लर्निंग इस वाले जो पर्टिकुलर सवाल है इससे ये हुई है कि आपको जो भी मीडिया से रिलेटेड आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा आ गया है वो आप अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ आपकी कहीं किसी और टॉपिक में आ जाए तो आप वहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़राए किसे कहते हैं, इत्तलात किसे कहते हैं, ज़राए अबलाग, कम्युनिकेशंस को कहते हैं ज़राए अबलाग, ठीक है जी। और पॉलिटिक्स को सियासत, बिजनेस, तज्जिया, एनालिसिस, और मीडिया की बात है, एक्सेस है, रसाई है, ये वो लफ्ज़ हैं जो आप अपनी राइटिंग्स में अल्फाज हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ख्यालात का एहतराम, यानी कि अब जो हम दूसरों की यहाँ पे बात हो रही है कि डिफरेंट जो ओपिनियंस होते हैं मुख्तलिफ लोगों की, ठीक है। रिस्पेक्टिंग द व्यूज, जी। नहीं, हाईवर को बोलेंगे ताहम, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ताहम। अच्छा अब्दुल्ला, आप इसके लिए ये भी देख लीजिए, ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। और इस तरह से आपको जो है वो मार्क्स मिलते हैं। अब एग्जामिनर रिपोर्ट भी मैं आपके साथ करती हूँ। जिन लोगों ने अच्छा लिखा जा रहा है उनको 5 मार्क्स जो हैं वो पूरे दिए हुए हैं। और अब क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे, अब यहाँ पे भी देखें, हाँ के कुछ कैंडिडेट्स ने जो है ना इंग्लिश वर्ड्स को लिखने की कोशिश की बजाय उसकी उर्दू तर्जुमा करने की, ठीक है, जिसकी वजह से उनके
पूरे मार्क्स जो हैं वो नहीं मिल सके। और बहुत से लोगों ने की वोकैबलरी को जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ने इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, तो इतनी कोई ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, आप इसको देख लीजिए, ये आपको तर्जुमा नवीसी के लिए जो अल्फाज हैं, ये मैंने आपको आपके ग्रुप पे भी शेयर किए हुए हैं। ये वो चीज़ है जो कि आपके देखें यहाँ पे हाउएवर यूज़ हुआ हुआ है, आपके कहीं ना कहीं एक से दो लफ्ज़ आपके कनेक्टिव्स के आते हैं, एज वेल है, वेदर है, वॉट एवर है, नेवर है, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपकी आती हैं, ये आपको याद करनी है। इसके अलावा ये और कुछ कीवर्ड्स हैं, ये मैंने आपको जो है वो शेयर भी किए हैं, और व्हाट्सएप पे मैं एक मरतबा फिर कर दूंगी। ये वो वाली देखिए, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फलाही इदारा, इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बेरोजगारी कहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस माशी हालात, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके पास पेपर्स में मुख्तलिफ कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करने हैं। हाँ जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में जो है वो सीखने का मौका मिला होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारी नेक्स्ट क्लास अब सैटरडे और संडे दोनों दिन होगी, जिसमें हम P1 को डिस्कस